अगर मुझे 80 किलो वेट लिफ्ट करना हो तो मुझे अपना मसल साइज बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना? बिल्कुल बढ़ाना। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। लीवर को भी जब एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती है ना, जब ज्यादा काम करता है, जब ज्यादा एसिड बनता है, तो उसका साइज खुद ब खुद बढ़ ही जाता है। और हर एक आदमी की बॉडी क्योंकि एसिडिक होगी, ढंग से चबाना नहीं, विषम भोजन करना है, एक्सरसाइज जीरो है, तो अभी क्या है, उसके लिए बहुत सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। एक खीरा, 30 पत्ते धनिया, 30 पत्ते पुदीना, ये सब घर में मिलने वाली चीज है। हाँ, होम रेमेडी। इनका जूस निकालो, आधा नींबू निचोड़ो, 2 चुटकी सेंधा नमक और खाली पेट पी जाओ। 1 घंटा फिर कुछ भी खाओ पियो मत, वही क्लीन कर देगा लीवर, जरूरत ही नहीं किसी। पूरा डिटॉक्स कर डिटॉक्स कर दे। पीछे रिसर्च आई है, खासकर जो ऐसी लोग, रेंटिडीन या रेंटिडाइन भी बोलते हैं इसको, इस साल्ट की वजह से स्टमक कैंसर होता है, ये सर्वविदित है भाई। सीधी बात है, अगर आप दांतों से चबा दोगे तो हमारे पेट को मेहनत कम करनी पड़ेगी। भाई चना रात ने खा लिया तो आमतौर पे हम दालें रात को खाते जो खानी नहीं चाहिए, जो कि खानी नहीं चाहिए। मैं तो जब ये आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया तो पता चला। यस होगी, एक तरफ के घुटने पे वजन पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका कार्टिलेज घिसेगा, इधर घिस गया तो अब इसका घिसना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? अब प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी में थी, अब इलाज किस चीज का कर रहे हैं? घुटनों का। घुटनों का कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके और उसका इलाज होगा, और वो भी तरीके से। इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, हार्ट एंड ब्रेन, आपस में सब ये इंटरकनेक्टेड है। तो पहले पांचों ऑर्गन्स का तालमेल बनाओ, कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। चाय एक पौधा है अपना, जो चाय का पौधा होता है, असम बंगाल में खूब होता है, पत्तियां, वो एक औषधि है। अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप उस पत्ती को तोड़ के उबाल के पी रहे हो तो वो आपके खूब सारे फायदे करेगी। वो तो मिलते नहीं यहाँ पे, पर वो मिलती नहीं। जो वो तो टी डस्ट chemical- यहाँ पे आती है, टी डस्ट में पहले तो उसको प्रोसेसिंग का तरीका ही बड़ा गंदा है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र, और आज हमारे साथ हैं वैद्य जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी जींद में रहते हैं, और जो औषधियाँ हैं, जो खासकर जो हमारे घर के आसपास उगती हैं, उनके माध्यम से ये इलाज पेशेंट्स का करवाते हैं। बहुत ही विद्वान और योग्य व्यक्ति हैं। आइए आपको मिलवाते हैं वैद्य जयवीर जी से। वैद्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, राम राम सभी को। जयवीर जी, आपका आयुर्वेद के साथ जुड़ाव कैसे हुआ? धर्मेंद्र जी, आयुर्वेद से एक तो जो खासकर हम जिस देश में रहते हैं, तो हमारे ट्रेडिशन में ही आयुर्वेद है। छोटी छोटी बातों में, वही कुछ भी हो गया, बचपन से जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसी टाइम उसका डाइजेशन ठीक करने के लिए उसको अरहर घोल के पिलाना शुरू कर देती है माँ। जायफल देती हैं। जायफल देती हैं, थोड़ा सा जब सर्दी आती है तो उसकी तासीर गर्म है, वही सर्दी ना लगे तो जायफल देती हैं। एक तो ये कि आयुर्वेद की तरफ रुझान हमारा, वो हमारे ना ट्रेडिशन में है, इसीलिए ना ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता है जी। और आयुर्वेद को मैं ये मानता हूं कि भाई दुनिया की समस्त पैथियों का जन्मदाता आयुर्वेद है। तो एक तो हमारे कल्चर से ही जुड़े हुए थे, दूसरा फिर मैं साइंस का छात्र रहा हूँ, वनों में काफी जीवन बिताया मैंने। अच्छा। मैं हर्पेटोलॉजिस्ट हूँ। तो वहाँ की जो ट्राइब्स थी, उनका इलाज करने का तरीका जब देखा तो फिर मैंने नेचुरोपैथी में एडमिशन लिया, वहाँ एमडी किया। उसके बाद फिर जब कोरोना काल आया तो जनरल प्रैक्टिस में मैं फिर उधर से यहाँ कन्वर्ट हो गया। तो अभी आप जींद में? मैं जींद में हूँ जी इस समय। आपने महर्षि सुश्रुत चिकित्सा संस्थान जो है वो है हमारा यहाँ पे, और दूसरा अवधूत आयुर्वेद। अवधूत है जी। अच्छा जयवीर भाई, जनरली अगर हम आयुर्वेद की बात करें, हाँ जी। तो दो तरह के वैद्य हमें मिलते हैं। हाँ जी। एक तो वो वैद्य हैं जो बहुत ही कमर्शियली इसको उन्होंने बहुत महंगा इलाज भी बना दिया है। हाँ जी। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिन पे हजारों वैद्य मिलेंगे, जैसे मिर्गी का इलाज है। हाँ जी। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, लेकिन लूट ज्यादा है जो बिजनेस जी। सोराइसिस के इलाज के नाम पे भी बहुत सारे लोग मची हुई है। जयवीर भाई, दवाइयाँ महंगी थी सोराइसिस। जयवीर भाई, क्या होता है कि जब ये सोशल मीडिया का दौर आया है, हाँ जी, इसमें बहुत सारे ऐसे वैद्य भी बन गए हैं लोग जो वैद्य एक्चुअल में नहीं है, नहीं, और बहुत लोग आयुर्वेद के नाम पे मचा रखी है। जिन लोगों का विश्वास कम हो गया वैद्यों पे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो तरीका है, जितना मैंने देखा है, आप का जोर रहता है कि हम घरेलू उपचार से ज्यादा। जी जी। तो ऐसा क्यों है कि इस वैद्यों के इस कारोबार में इस तरह के लोग ज्यादा एंट्री ले गए? देखिए,
एक शब्द था जो कभी मैंने सुना था, खासकर कोरोना काल में सुना है धर्मेंद्र भाई। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं तो प्रैक्टिस में था नहीं, लोगों को बता देता था, समझा देता था, इलाज कर देता था। कोरोना काल में देखी मैंने मैक्सिमम लूट। उस टाइम आपने देखा होगा एक चीज कोई आई कि भाई ये आराम कर रही है, तो उसी को ब्लैक मार्केट कर दिया सब। एक रेमडेसिविर करके एक इंजेक्शन था जो कुछ भी नहीं था, उसको 1-1 लाख रुपए तक लगाया। बेचा लोगों ने, हाँ। खरीदा भी है। उसी तरीके से उसी दौरान आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ गया। कुछ तो राजीव दीक्षित, बाबा रामदेव के आने के बाद ये चीजें बढ़ी। फिर उसके बाद कोरोना जब आया तो लोगों का रुझान जो था आयुर्वेद की तरफ ज्यादा हुआ, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल गए वो वापस नहीं आए, और जो लोग बाहर थे जिन्होंने घरेलू उपचार किए वो ठीक हो गए। तो यहां से लोगों में आयुर्वेद में रुझान बढ़ा। अब ऐसे में मुनाफाखोर हर जगह होते ही हैं, जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने घरेलू दादी नानी के नुस्खे किताब 10 रुपए से ली और उनके नुस्खे पढ़ के और बैठ के वैद्य बन गए। एक तो ये समस्या है हमारे देश में। दूसरा क्या है कि लूटना बड़ा आसान है। नाम कुछ ऐसे हैं जो महंगे महंगे, हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म। अब लैब तो किसी के पास है नहीं, उसको क्या डाल रखा है किसी है को ना। नहीं पता। एक पीला क्रिस्टल अगर चमकता हुआ आपको पकड़ा दिया ये स्वर्ण भस्म है, आप लैब में तो जाओगे नहीं उसका भरोसा करके, लेकिन वो आपको 5,000 रुपए का चिपका देगा। तो ये समस्या है। मुनाफाखोरी एलोपैथी से भी ज्यादा आयुर्वेद में है आज के टाइम। अच्छा, जैसे आपका ये कहना है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो घरेलू उपचार से, घरेलू से ही है। तो जैसे मैं जितना हेल्थ पे मैं काम किया है, हाँ जी। मैंने देखा है कि मोस्टली लोग कब्ज की बीमारी से पीड़ित। हाँ। मोस्टली आपके पास भी बहुत जी, मरीज आते खूब आते हैं। हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज आप कोई ऐसी चीज बताएं कि कब्ज का उपचार क्या है, बेसिकली कब्ज किस तरीके से Yes. ठीक हो सकती है। अब आते हैं कब्ज पे। बड़ा मजेदार सवाल पूछा आपने। कब्ज के लिए आप देखोगे कब्ज का रामबाण इलाज, कब्ज का जड़ से इलाज, शर्तिया एक शर्तिया इलाज। पहली बात ये तो समझ लो भाई, कब्ज है क्या। 99% जो मैंने आयुर्वेदाचार्य देखे उनमें एक मोटी कमी देखी, वो है डायग्नोसिस की। ठीक है, नब्ज पकड़ ली, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, बोल दिया। अब सामने वाले को नहीं पता क्या है ये, है ना। उसने तो बेचारे तीनों उसको नहीं पता उसको क्या है। अब कब्ज क्या है भाई साहब, अगर इसको ढंग से समझोगे तो ये दवाई से कभी ठीक हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो कब्ज को ठीक कर दे। अब आप पूछोगे ये कैसे। कब्ज कोई बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है। अवस्था क्या है, जब हम खूब चबाकर नहीं खाते, 40% जो डाइजेशन है खाने का वो हमारा मुंह में होता है। ठीक बात। स्लाइवा है हमारे मुंह में, गुड बैक्टीरिया है, ठीक है, दांत है जो उसको तोड़ते हैं। अब एक आम आदमी जब खाना ढंग से नहीं चबाता तो ना तो उसमें स्लाइवा मिक्स होता है विच इज अल्कलाइन, जो उसका क्षारीयता बढ़ाता है। एक बात। दूसरा, अगर वो टूटा नहीं, प्रॉपर चबाया नहीं, तो वो टूटा नहीं भोजन, उसको तोड़ने का काम स्टमक को करना पड़ेगा। स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज करेगा। आप देखोगे सबसे ज्यादा एसिडिटी की गोलियां बिक रही हैं। आज उसका कारण क्या है कि जो मुंह का सलाइवा खाने में ना मिक्स होना और दांतों से चबाया ना जाना। बूढ़े क्या करते भाई, जो आदमी दांता का काम आता पहले होएगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो अब वो जब आधा बचा हुआ भोजन गया हमारे स्टमक में, तो वहां पे 30% एसिड जो है वो ज्यादा रिलीज होगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लीवर को काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा बाइल बनाएगा। वो जब सेमी डाइजेस्टेड जो सॉलिड है वो गया आंतों में, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, तो वो अब बड़ी आंत में गया, वहां पड़ा रहेगा, क्योंकि वो थिक है ज्यादा, उसमें जो उसका घनत्व है वो ज्यादा है। पानी सोखता है हमारा कोलोन, मिनरल और वाटर कोलोन में एब्जॉर्ब होंगे, वो उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाएगा। टाइम लगाएगा तो वो वहां पे पड़ा रहेगा तो कब्ज आ गई, फर्मेंटेशन आएगी, फर्मेंटेशन होगी तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कब्ज बनेगी। अब एक बात बताओ, आपने कोई भी लेग्जाटिव लिया, वो आंतों की गति बढ़ा देगा, है ना। लेकिन समस्या आंतों की गति नहीं थी, वो तो सही है, समस्या था आपका लाइफस्टाइल। दूसरा, फिर ऐसा खाना खाएंगे जिसको तोड़ने के लिए मैदा, प्रिजर्व्ड जो भी चीजें हैं, प्रोसेस्ड, ये चीजें पचने में टाइम लेंगी ही। रात के टाइम में ही आदमी को प्रोटीन ज्यादा खाना होता है। हाँ, दाल मखनी खानी है रात में खाओगा, मटर पनीर खाना है रात में खाओगा, जबकि रात को नहीं खाना। जबकि रात को ये चीजें नहीं खानी चाहिए। तो दोषी है हमारा जीवन शैली।
अब जब तक उसको नहीं बदलोगे आप कब्ज को कभी ठीक नहीं कर सकते। आपको सनाई पत्ती देते रहेंगे, वो आपका टाइम से पहले प्रोसेस करके वो आंत से निकालती रहेगी। लास्टली आपकी आंतों का भट्ठा बैठ जाएगा, या तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आएगा, नहीं तो पाइल्स आएगा, नहीं तो आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलोन कैंसर के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, आपके पास जब आमतौर पे कब्ज के मरीज आते हैं तो आप क्या उनकी रेमेडी देते हो? मैं उनको ये सिंपली बोलता हूं कि भाई भूख से कम खाओ, खूब चबा कर खाओ, खाने में सलाद जरूर ऐड करो और सलाद को खूब चबा के खाना है। यहां भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो सलाद या फ्रूट इसको चबाते ही नहीं कभी, हम लोग दो बुड़का लिया खाया। जबकि इसको ही सबसे ज्यादा चबाए जाने की जरूरत है। फाइबर होते हैं खूब सारे, इसको पचाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी है आंतों को, है ठीक है, लेकिन वो फाइबर क्या है कि जल्दी आपकी आंतों को क्लीन कर देगा। तो इसलिए 30% मैं कहता हूं सलाद शामिल करो अपनी डाइट में, खूब चबा के खाओ, भूख से थोड़ा सा कम खाओ। यहां पे भी बूढ़ों की एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कम खाना और गम खाना सबके बस की बात नहीं, पर जो ये खाना सीख गया उससे सुखी कोई नहीं। हम खाओ और गम खाओ। और फिर भी अगर कब्ज नहीं काबू आ रही तो थोड़ा सा त्रिफला गाय के घी में भून लो, आधा चम्मच रात में कुछ एक दिन के लिए ले सकते हैं हल्के कोसे पानी से, बस काफी आराम मिल जाएगा। काफी आराम। तो कितना मतलब छोटा सा सूत्र है ये। हाँ जी, और कब्ज की बीमारी के इतने इतने भारत, मुझे लगता है कब्ज का सबसे 80% लोग आते हैं जी इस बीमारी को लिए। अच्छा, एक आम समस्या और आती है आजकल, आप किसी भी आप लीवर का कोई भी टेस्ट करा लो, किसी का भी उठा के रैंडमली, हाँ जी, डॉक्टर कहेगा कि जी आपका लीवर फैटी। फैटी। ये फैटी लीवर जो है ये भारत में इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है कि और किसी का लीवर, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसी जो मैंने पीछे बताया इसी में इसका जवाब आ गया। हाँ। जब किसी भी पार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है, सपोज मेरी जो अब मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मेरी मसल्स है, मैं 50 किलो बोझ उठा सकता हूं। अगर मुझे 80 किलो वेट लिफ्ट करना हो तो मुझे अपना मसल साइज बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना? राइट और रॉन्ग? लीवर को भी जब एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती है ना, जब ज्यादा काम करता है, जब ज्यादा एसिड बनता है, तो उसका साइज खुद ब खुद बढ़ ही जाता है। और हर एक आदमी की बॉडी क्योंकि एसिडिक होगी, ढंग से चबाना नहीं, विषम भोजन करना है, एक्सरसाइज जीरो है, पानी टाइम से पीना नहीं, तो ऐसे में क्या है कि लीवर में फिर फैट भर ही जाता है भाई। अच्छा, तो मतलब लीवर, फैटी लीवर समस्या कब बनता है कि अब ये दिक्कत देने लग गया है? अपना लीवर खुद को रीजनरेट कर लेता है। अच्छा। अब वो 50 जब खराब होता है ना, तब आदमी को पता चलता है कि भाई हाँ समस्याएं देने शुरू हो गई। और उसका जो निराकरण है बड़ा आसान है। मैं इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, मेरे पेज पे भी लिखा हुआ है ये चीज, मैंने सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इसका खूब फायदा उठाया है। स्किन डिजीज, जिनको बार बार फुंसियां हो रही थी, बाल तोड़े जिसको कह देते हैं, वो भी अब हमारी आंतों में अशुद्धियों के कारण ही। चर्म रोग कोई भी आएगा तो वो आंतों की अशुद्धियों के अलावा आ ही नहीं सकता। आंतों में अशुद्धि होगी तो तभी चर्म रोग आएगा। तो अभी क्या है, उसके लिए बहुत सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। 1 खीरा, 30 पत्ते धनिया, 30 पत्ते पुदीना, ये सब घर में मिलने वाली चीज है। होम रेमेडी। इनका जूस निकालो, आधा नींबू निचोड़ो, 2 चुटकी सेंधा नमक और खाली पेट पी जाओ। 1 घंटा फिर कुछ भी खाओ पियो मत, वही क्लीन कर देगा लीवर। जरूरत ही नहीं किसी, पूरा डिटॉक्स कर देगा। अच्छा, तो ये कब तक मतलब रोज 21 दिन या 41 दिन ले सकते हैं इसको। 21 और 41 दिन में आते क्लीन हो जाएंगे, क्लीन हो चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। ना सिर्फ चर्म रोग बल्कि लीवर बहुत अच्छा हो जाएगा, स्किन आपकी ग्लो करेगी, बाल झड़ते हैं तो रुक जाएंगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान काम। अच्छा, कुछ लोग है ना आजकल, मोस्टली लोगों को आदत हो गई है सुबह उठते ही एक DSR की गोली लेने की। हाँ, एसिड। हाँ, और एसिड का सबसे बड़ा इलाज मतलब जो कारण बताते हैं लोग, वो कहते हैं मैदा और चाय। इसका चाय बहुत बड़ा कारण होता है। मतलब मैंने तो चाय छोड़े मुद्दत हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे एसिड नाम की कोई चीज अच्छी नहीं, लेकिन चूंकि मैं हेल्थ पे वीडियो बनाता हूँ इसलिए मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको DSR की गोली रोजाना खाने के बिना काम नहीं पड़ता, और उसकी वजह से कैंसर भी होता है। यस, पीछे रिसर्च आई है, खासकर जो ऐसी लोग, रेंटिडीन या रेंटिडाइन भी बोलते हैं इसको, इस साल्ट की वजह से स्टमक कैंसर होता है, ये सर्वविदित है। तो ये जो एसिड है वेजिस का क्या इलाज खोजा है आपने कि ये जलन हो ही ना? चबाना। अच्छा, भाई सीधी बात है, अगर आप दांतों से चबा दोगे तो हमारे पेट को मेहनत कम करनी पड़ेगी।
खूब चबा चबा के खाना। खूब चबा के खाना चाहिए, और ऐसी चीजें मत खाओ जो विषम है, जैसे आपने बताया मैदा है, चाय है। रात में प्रोटीन लेना, प्रोटीन को तोड़ने के लिए एसिड ज्यादा बनेगा। कोई चना रात ने खा लिया तो आमतौर पे हम दालें रात को खाते हैं, जो खानी नहीं चाहिए। जो कि खानी नहीं चाहिए। मैं तो जब ये आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया तो पता चला। यस, वो भारी भोजन है, आपको 2 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। और उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि रात को कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, यहाँ सोना ही तो है, सुनाई तो। इसलिए रात को तो एसिड के लिए ये है। बाकी एक छोटा सा काम और कर सकते हैं भाई, किसी दिन बढ़ गई ज्यादा, मान लो भाई खा ही लिया कुछ और परेशान हो रहे हो, तो रेंटेक की तरफ मत भागो, DSR की तरफ मत भागो। बड़ा सिंपल इलाज है, 1 चम्मच सौंफ मोटा, 1/4 चम्मच अजवाइन, उसको उबालो, और पुदीना और मिल जाए तो सोने पे सुहागा, 6-7 पत्ते पुदीने के उसी में उबाल दो। ठीक है, ये चाय बन गई एक, इसको पियो, एसिडिटी दूर। एसिडिटी दूर। और इनको बहुत प्रचुर मात्रा में खा रहे हैं लोग ना, भारत के लोग दवाई हाँ, बहुत खा रहे हैं। दवाई एक्चुअली क्या है ना, सेल्फ प्रैक्टिस का यहाँ पे रिवाज बन गया। मतलब आप जो व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, वो हार्ट का डॉक्टर है टेक्निकली, वो 20 आदमियों को बताएगा भाई हार्ट में तेरे कुछ हो रहा है तो यूं करना है, अपना रोग ठीक नहीं करना। अच्छा, हार्ट की अगर आपने बात करी, हाँ, तो वे पीछे भी आपने खूब वीडियो देखे होंगे कि लोग नाच रहे हैं, नाचते नाचते दम गिरा, मर गया। यस। और आप किसी गांव में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, ऐसे लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं कि भाई जो हमारा तो जी 30 साल का छोरा, 30 साल का, 35 का था। अब 30-35 साल के लड़के हार्ट के टेस्ट तो करवाने जाएंगे, कोई नहीं करवाता। सोचता नहीं। तो ये हार्ट डिजीज जो है, हाँ। उनके बढ़ने का क्या कारण है? इसमें देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं, पर मैं जो मानता हूँ ये कोई एक कारण नहीं है धर्मेंद्र भाई। एक तो सबसे बड़ा तो क्या है कि रक्त, जब भोजन दूषित है ना, दूषित भोजन से दूषित रस बना, दूषित जो रस है उससे दूषित रक्त बना। अच्छा, अल्टीमेटली सोर्स तो भोजन ही है ना, हम कुछ भी खाते हैं। अगर नहीं भोजन है, कई एलोपैथी वाले मना करते हैं कि भाई भोजन से क्या लेना देना, तो फिर तुम चिकना क्यों बंद करते थे भाई? ठीक है, करते थे। तुम क्यों बंद करवाते थे? तुमने रिफाइंड चलवाया, हमारा घी बंद करवा गया, जिससे कभी कोई नुकसान होता ही नहीं। जैसे घी से तो कोई नुकसान हुआ नहीं। पहले रिसर्च आई कि घी खाते हो इसलिए हार्ट अटैक होता है। जब लोग घी खाया करते तो गांव में कोई इक्का दुक्का आदमी कोई हार्ट अटैक होते थे, उसका भी पता नहीं चलता था। और जब से घी खाना छोड़ दिया, अब किसी की कोई भरोसा नहीं रहा। देखिए कई कारण है। फास्ट फूड, जंक फूड जब आप खाओगे तो वो आपके खून को खूब सारा प्रदूषण देगा। एयर में खूब सारा पोल्यूशन है, वाटर में खूब सारा पोल्यूशन है, हर जगह पोल्यूशन। आप ये नहीं कह सकते वो चीज पोल्यूटेड नहीं है। तो अल्टीमेटली जो सोर्स है वो इनटेक तो हम कर ही रहे हैं, डिटॉक्स कोई करता नहीं। तीसरा, अब क्या है, डीजनरेटिव चेंज बड़ा जल्दी आते हैं, क्योंकि पोषण रहा नहीं तो डीजनरेटिव चेंज बहुत आते हैं जी। तो हमारी जो जब नाचते हुए और फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए लोगों को जो अटैक आता है ना, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारी वर्टिब्रा है D1 से लेके D7 तक, यहां से खासकर D1 से D3 हमारा हार्ट वाली फंक्शनिंग वो चलती है। मान लो उसके D1 में कंप्रेशन है और वो नाच रहा है, अच्छा ठीक है, कई बार वहां इतना कंप्रेशन आता है कि एरिया काम करना छोड़ देता है, तो मर जाए, सडन डेथ। नर्वस सिस्टम ये तो है जो हार्ट को बीट करवा रहा है, बिल्कुल, एक कारण हो गया। दूसरा भाई ब्लॉकेज है, रप्चर हो गया, ब्लड फ्लो रुक गया, ये कारण हो सकता है। नर्वस सिस्टम फेलियर मैंने आपको बता ही दिया एक कारण है। ठीक है, तो कारण मुख्तलिफ है, वो समझना पड़ेगा कि क्या है। पर घूम फिर के बात एक ही है कि आपको आयुर्वेद पे टिकना पड़ेगा। 99.9% रोगों की जड़ पेट है। अच्छा, फिर इसमें भी पेट इसमें पेट क्यों आएगा? अगर आपका पोषण सही है तो आप में डीजनरेटिव चेंज जो है वो लेट आएंगे, आपके डिस्क प्रॉपर रहेंगी, हड्डियां प्रॉपर रहेंगी, तो डीजनरेट होने का मतलब ही नहीं, कंप्रेशन आने का मतलब ही नहीं। लेकिन अगर शरीर को पोषण ही नहीं मिल रहा तो वो डीजनरेट हो रहे हैं, कारण वो भी वहीं आएगा। आप कहीं भी जाओगे, अल्टीमेट जो रीजन निकल के आएगा वो आएगा कुपोषण। अच्छा, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला भोजन ही नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन वाला भोजन ले भी नहीं रहे, और दूसरा न्यूट्रिशनल जो प्रॉपर्टीज है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, क्योंकि हमारी आंतें रुकी हुई हैं।
जो हमने खाना खाया वो वहां पे जो आंतों के जो पोषक तत्व वो लेती हैं वो बंद हैं छेद, और जब पोषण ले नहीं रही, वे प्रोटीन लिया तो बहुत, पर आपको अगर प्रोटीन पच नहीं रहा, आप फायदा क्या होता खाया तो खूब आपने, आप आजकल देखा होगा खूब सारे 2-2 स्कूप ले लिए प्रोटीन के, हिला लिया पी लिया, वो लोग सबसे ज्यादा मरते हैं। है? अभी आज अखबार में आई हुई थी, एक लड़का प्रोटीन डाइट ले रहा था, हाँ जिम जाता था, वो हाँ। मर गया डाइट के कारण। यहाँ भी क्या है कि इस पे भी कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अब प्रोटीन का मोलिक्यूल कितना है, प्रोटीन की तो बहुत बड़ा बाजार है भारत में। एक्चुअली क्या है, प्रोटीन को जो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में एक मेम्ब्रेन होता है हमारे, कई बार मोलिक्यूल बड़ा होता है और उसको चौक कर देता है। किडनी फेल के बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे आप, खासकर जिनके बच्चे जो प्रोटीन लेते हैं, वो इसी फर्जी प्रोटीन की वजह से उनकी किडनियां फेल हो रही हैं। वो तो अवॉइड ही करें तो बेटर। अवॉइड करें तो बेटर है भाई, देसी था आपके पास, पर इसका भी एक अल्टरनेट बहुत अच्छा है, चारों मगज। चारों मगज। चारों मगज, ये मगज में क्या है, खीरा, अच्छा। खीरे का बीज, खरबूजे का बीज, तरबूज का बीज और कद्दू का बीज, थोड़ा सा पॉपी सीड, खसखस बोलते हैं जिसको, वो ले सकते हैं, हेम्प सीड, भांग का बीज, इनमें नशा नहीं होता। अच्छा। बादाम और आपका अखरोट, इनको भिगो के इनको रात रगड़ के छान लो, इससे अच्छा प्रोटीन हो ही नहीं सकता पाचक, और नेचुरल भी है। नेचुरल भी है। और उससे ज्यादा इसको पाचक बनाना है तो 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल लो, और अच्छा बन जाए। हमारी बॉडी पहचानती है नेचर को, हम नेचर के बने हुए हैं और नेचर से ही जुड़े हुए हैं। तो प्राकृतिक चीजें जितनी जाएंगी ना, वो बॉडी उनको एब्जॉर्व कर लेगी, पोषण में बदल देगी। अदरवाइज इनऑर्गेनिक जो चीजें हैं, सिंथेटिक जो चीजें हैं, बॉडी में डिपॉजिट होती रहेंगी, कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी। वो या तो हमारे ब्लड में कहीं रुकेंगी, ब्लॉकेज का कारण बनेंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं म्यूटेंसी पैदा करेंगी, कैंसर का कारण बनेंगी। खान पान ठीक रखना पड़ेगा सीधे। अल्टीमेटली एक ही जगह आना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैदा है, हाँ जी। अब आपकी आप मेरे से उम्र में शायद छोटे ही होगी जी। 40 का हूँ। हाँ, मैं 1 साल छोटा हूँ छोटे से। जी। तो जैसे आप छोटे थे तो मैदा नाम की कोई चीज थी नहीं, मैदा था ही नहीं। कभी कोई बुखार हो जाता था तो गांव में एक दुकान पे से ब्रेड मिल जाती, ब्रेड मिल गोल्ड वाली। हाँ। वो बुखार में मिला करती। हाँ। बुखार हो जाता जी था। जी। लेकिन अब तो मैदा आप बच ही नहीं सकते, सुबह से रात तक मैदा मैदा ही चलता है। आप किसी के घर गए, वो आपको बिस्किट देगा, बिस्किट उसमें मैदा है, नमकीन देगा, उसमें मैदा है। आप कोई छोले भटूरे फलाना दिखड़ा, वे उसमें से पिज्जा बर्गर सब मैदा है। पोषण और फाइबर निकालने के बाद जो कचरा बच गया वो मैदा है, वो मैदा है, और वो पूरा दिन खा रहे हैं आप। पूरा दिन खा रहे उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, हैं। मोटा। ओबेसिटी इसलिए बढ़ रही है ना, डिपॉजिट हो रहा है, बाहर निकल ही नहीं रहा। पानी कम पी रहे हैं लोग। पानी भी एक वजह है कि नहीं पी रहे, और पी रहे उनको फिर वही बात, कोलोन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। खूब सारा पानी पीने के बाद बॉडी डिहाइड्रेट है क्योंकि कोलोन ब्लॉक है। सही बात। अच्छा, आप जैसे आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हो, तो कई साल हो गए आप। जी जी। अपने फेसबुक पेज पे भी अच्छी चीज। हाँ, मैं करता रहता हूँ। तो आमतौर पे आपके पास किन किन चीजों के मरीज ज्यादा आते हैं? इस वक्त तो सबसे ज्यादा मरीज मेरे पास, मैं अगर कहूँ तो किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, स्किन डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। कारण वही है, कोलोन का ब्लॉक होना और दूषित होना, और इसके अलावा डीजेनरेटिव चेंज। पहले ये मानो आप धर्मेंद्र भाई, 50-60 साल के भी जो हमारे बुजुर्ग थे, 60 के बाद भी घुटनों में, कमर में उनको कभी दिक्कत नहीं आई। अब तो घुटनों में ना, आप किसी के गड्ढा मॉडर्न चले जाओ, हाँ, तो वहां पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन जमीन पे नहीं बैठ, जमीन पे नहीं बैठा, घुटनों का बहुत भारी दर्द है, भारी प्रॉब्लम है। और उसका यही कारण है कि जो हमारा लिवर है वही जो सोवेनियल फ्लूइड है अपना, उसको बनाता है, जो हमारे जोड़ों में मॉइस्चर को, जो नमी है उसको काबू करके रखता है। उसी से हमारी जो मतलब कार्टिलेज है वो बनता है। तो क्या इलाज करते हो आप घुटनों के? इसके लिए भी बहुत सारा ड्रामा मैं देखता हूँ भाई, च्यवनप्राश खा लो हमारा, यूट्यूब पे उससे तो ठीक हो एक जाएगा। इलाज है इसका। हाँ, लेकिन देखिए आपको समझना पड़ेगा हुआ क्या है भाई। लिगामेंट कमजोर है, उसका अलग इलाज होगा, है ना। अगर कार्टिलेज घिस गया है, उसका अलग इलाज है। कई बार क्या है कि प्रॉब्लम है L4-S1 पार्ट में, L4 या L5 में, यहाँ कंप्रेशन आ गया,
तो जो अलाइनमेंट है वो मिस होगी, एक तरफ के घुटने पे वजन पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका कार्टिलेज घिसेगा, इधर घिस गया तो अब इसका घिसना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? अब प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी में थी, अब इलाज किस चीज का कर रहे हैं? घुटनों का। घुटनों का कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके और उसका इलाज होगा, और वो भी तरीके से। अलाइनमेंट अगर मिस है तो पहले बॉडी को अलाइन करो। आप, बहुत देसी भाषा में समझाता हूँ, आप गाड़ी से आए, अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट मिस होगी तो टायर की कहानी खाना शुरू कर देगा। सिंपल सा फॉर्मूला। इसी प्रकार जब हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट मिस होती है तो हमारे घुटनों को, पेल्विस को, ये जो अपने कूल्हों की हड्डियां हैं, इनको खाना शुरू कर देता है, ये घिसना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जयवीर भाई, किसी भी ऑर्थोपेडिक्स के पास आप जाओगे हाँ, और कहोगे कि जी मेरे घुटने खराब हैं, हाँ, वो घुटनों का इलाज करेगा, वो रीढ़ की हड्डी को क्यों देखेगा? देखिए, ये तो सबसे पहले देखने की जरूरत है। मेरी एक बावली सी पैथी है, उसको बताऊं मैं आपको। मैं कहता हूं इंटेस्टाइन इज मदर ऑफ किडनी। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो इंटेस्टाइन को चेक करो। अच्छा। तो पानी वहीं से तो जा रहा है ना एब्जॉर्ब होके, अब जितना गंदा होगा किडनी पे उतना लोड पड़ेगा। किडनी इज मदर ऑफ लीवर, लीवर इज फादर ऑफ हार्ट। जिसका हार्ट में प्रॉब्लम है वो लीवर को ठीक करो पहले। ये इंटरकनेक्टेड है। मैं इन 5 ऑर्गन बोलता हूं इनको, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, हार्ट एंड ब्रेन, आपस में सब एक ये इंटरकनेक्टेड है। तो पहले 5 ऑर्गन्स का तालमेल बनाओ, कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। अच्छा, कुछ और रेमेडी बता सकते हैं आप घरेलू उपचार की? किस चीज के लिए? अब जैसे एक तो चाय का विकल्प लिख लो सबसे पहले। हाँ, ये चाय मैंने हाँ, दुनिया में सबसे बुरी चीज अगर कोई है ना, चाय दरअसल बुरी नहीं है, लेकिन चाय कौन सी? चाय एक पौधा है अपना, जो चाय का पौधा होता है असम बंगाल में खूब होता है, पत्तियां, वो एक औषधि है। अच्छा। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप उस पत्ती को तोड़ के उबाल के पी रहे हो तो वो आपके खूब सारे फायदे करेगी। वो तो मिलती नहीं यहाँ पे, पर वो मिलती नहीं। जो वो टी तो डस्ट यहाँ पे आती है, टी डस्ट में पहले तो उसको प्रोसेसिंग का तरीका ही बड़ा गंदा है। उसमें कलर डाई मिलाई जाती है, चमड़ा मिलाया जाता है ना। उसके बाद भी फिर उसको और दूषित करने के लिए दूध। जब चाय का प्रचलन हुआ था तो दूध का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये तो हमने उसमें भी साथ में फिर चीनी, शुगर एसिड खूब सारा बनाती है। तो वो कोरा जहर है जो सुबह उठते ही आम आदमी पी रहा है। उसका विकल्प एक मैं बताता हूँ, और जिन जिन लोगों ने वो अपनाया उनकी पेट से संबंधित समस्याएं, स्किन से संबंधित समस्याएं, जड़ते बालों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्या करना है? 200 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम धनिया, 40 ग्राम दालचीनी, 40 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम ये इलायची छोटी हरी, और 20 ग्राम ही लौंग, इनको पीस के पाउडर बना लो। ठीक है। बहुत गजब की फ्रेग्रेंस बनेगी। मैंने पी है, बड़ी शानदार चाय थी। तो लेके मैं जाऊंगा आपसे। जी जी। तो उसमें क्या है कि 1/4 चम्मच 1 कप पानी में उबालो, और अपनी पसंद की 3 चीजें मिला सकते हो उसमें। या तो आप थोड़ा सा शहद मिला लो उतारने के बाद उबाल के, या उबलती में थोड़ी सी धागे वाली मिश्री डाल सकते हो। मैं बेस्ट बोलता हूँ सेंधा नमक। सेंधा नमक को बेस्ट क्यों बोलता हूँ? उसमें खूब सारे मिनरल होते हैं जिनकी बॉडी को जरूरत है, जो बॉडी को हाइड्रेट। कोई चीज मिला लो। सेंधा नमक मिला के आप पी रहे हो बॉस, तो आपको पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, हार्ट से संबंधित रोग होंगे ही नहीं। कैंसर को पनपने से रोकेंगी ये चीजें, क्योंकि दालचीनी, लौंग और अपना सौंफ, इनमें बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। चाय बना के पिए, जयवीर भाई ने बताया वो जी। एक आमतौर पे अभी कोरोना के बाद क्या चल रहा है, बुखार बहुत होता है लोगों को। हाँ जी। कि जी किसी से पूछो वही कहेगा जी मुझे वायरल हो रहा है। हाँ जी। डॉक्टर के पास जाओगे आप, वो 3 दिन की एंटीबायोटिक देगा, और 3 दिन में ऑलमोस्ट सारे लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन इसका घरेलू रेमेडी क्या है कि आपको बुखार हुआ तो आप घर पे कैसे ठीक? घर पे पहली बात तो भाई एंटीबायोटिक 3 हिस्सों में तोड़ो इसे। एंटीबायोटिक, एंटी माने खिलाफ, बायो माने जीवन। तो जो चीज जीवन रोधी है वो आपके शरीर में जाके जो जीवाणु आपके शरीर के मित्र हैं उनको नहीं मारेगी। किडनी फेलियर इसका सबसे बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण है। ना सिर्फ किडनी फेलियर भाई साहब, इसका एक बड़ा कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में लगभग 1.5 किलो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है धर्मेंद्र भाई। बैक्टीरिया हमारा सबसे बड़ा मित्र है।
जैसे वो अपने खेतों में कीट मित्र होते थे Yes. पहले। जिन लोगों की आदतों से गुड बैक्टीरिया मर गया ना, उनको नर्वस सिस्टम के रोग पक्का आएंगे, क्योंकि विटामिन B12 हमारे कोलोन में ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और बनता है। अब विटामिन गुड बैक्टीरिया रहा नहीं तो विटामिन B12 बनेगा नहीं। बनेगा। किसी को देख लो, सबको डेफिशिएंट मिलेगा ये। विटामिन डी की डी और B12 की कमी कमी मिलेगी। कहते क्या है कि आप नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए आप में B12 नहीं बढ़ रहा। मैं पूछता हूँ, जिस बकरे को, मुर्गे को तुम खाते हो, वो कौन सा नॉनवेज खाता है? हाँ, वो तो नहीं खाता, वो तो बेचारा घास ही खा रहा उसके कहाँ से आ गया? क्योंकि उसका कॉलोन प्रॉपर काम कर रहा है। है। वो जो खा रहा है उसमें खूब सारा फाइबर है, कोई एसिड नहीं, तो गुड बैक्टीरिया उसकी आंत में पूरा है, वो B12 को बना रहा है। तुम्हारी आंत तुमने खराब कर दी, कबाड़ा कचरा खा खा के, बैक्टीरिया वहां पे बचा नहीं, तो इसलिए B12 भी नहीं है। दूसरा, सेरोटोनिन हार्मोन, विच इज ए हैप्पीनेस हार्मोन। जितने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट मिलेंगे ना, पेट से दुखी मिलेंगे, उनको पेट का रोग भी मिलेगा। पेट का रोगी मिलेगा 100%। तो गुड बैक्टीरिया, यही कारण था भी हमारे छाछ का प्रचलन बड़ा था हरियाणा में। जब तक लासी पिया करते थे लोग, ठीक मेरी मजे दादी क्या करती थी, बुखार होता था वो लाल मिर्च की चटनी बनाते थे, हाँ। लहसुन डाल के, हाँ और खूब चटनी खा के रोटी के साथ, हाँ जी, और लस्सी पी के सो जाए, हाँ रजाई ओढ़ के, यस, और उनको बुखार उतर जाए। कर जाएगा। हालांकि उनका ये प्रयोग सारे तो नहीं कर पाएंगे। सारे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कहने की बात, मकसद क्या है कि जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, जो नेचुरल है, वो लस्सी को तो हम हजारों लाखों सालों से पहचानते हैं, हमारी बॉडी पहचान, बॉडी पहचानती है उसको, तो उसको तो तुरंत रिएक्ट करती है। और जो विजातीय तत्व हैं जो बाहर से आते हैं, उसको शरीर पहचानता नहीं, इसलिए म्यूटेंसी भी आती है बॉडी। हाँ, उसका इलाज अब आए, अगर बुखार के इलाज में बात करें तो आयुर्वेद में कुछ वटियां भी हैं, महासुदर्शन घनवटी है, कालमेघ आसव है, ये भी ले सकते हैं। ये घर पे इलाज करना चाहें तो फिर वही, वो जो चाय बताई थी उसमें, वो चाय सक्षम है उसका इलाज करने में, क्योंकि उसमें एसेंशियल ऑयल है, दालचीनी और लौंग, और साथ में पुदीना है, पेट को राहत देगा। अच्छा जयवीर भाई, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोग, ना तो अच्छे डॉक्टर मिलते, ना अच्छे वैद्य मिलते। हाँ जी, हाँ जी, मेरा भी तजुर्बा यही है। मैं हल्का चैनल बनाता हूँ, जी। लेकिन मैंने देखा है कि वैद्य के नाम पे ठगी बहुत करते हैं। खूब है। तो आपकी नज़र में एक अच्छे वैद्य के क्या गुण होने चाहिए? कैसे पहचाने कोई आदमी जाके कि ये वैद्य अच्छा है? अगर कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य, कोई भी, मैं डॉक्टर को भी यही गिनूंगा, हाँ, सब इलाज करते हैं। इलाज, जो भी चिकित्सक है, जब तक वो आपका रोग जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अच्छा चिकित्सक हो ही नहीं सकता। आप देखो कि वो बताने में इंटरेस्टेड है, जानने में कोई नहीं। हाँ, जान दे देगा, जानेगा नहीं। पूछना नहीं भाई कब से हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से आया, पहला कारण ही है। जब कारण ही नहीं पता, निवारण कैसे करोगे भाई? वो दवाई बेचेगा आपको। किसी ने कह दिया मेरे माइग्रेन है, अरे माइग्रेन जलेबी के साथ ये का, ऐसे फार्मूले बहुत ठीक। आजकल बहुत चलते हैं। मत करो भाई, माइग्रेन के कई कारण हैं। अब यहाँ से ये दर्द आ रहा है तो सर्वाइकल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है माइग्रेन हो। समझना पड़ेगा ना। सिर दुखने के हजारों कारण है, क्यों दुख रहा है पता तो करो। किसी की आंखें कमजोर है, सिर दर्द हो सकता है, तो माइग्रेन की दवाई खिला रहे हो उसे। तो जो डायग्नोज का पक्का हो ना, वो अच्छा वैद्य, अच्छा चिकित्सक, अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में दो चीज बहुत प्रचुर मात्रा में बिकती भी हैं, बनती भी हैं। एक तो शहद, शहद, और शहद का और आयुर्वेद का बहुत गहरा नाता, मतलब बहुत असंख्य दवाइयां शहद में ही तैयार होती हैं, कैरियर का काम करता है। लेकिन शहद का मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक शुद्ध शहद की पहचान की। लेकिन शहद आमतौर पे शुद्ध मिल जाता है अगर थोड़े सा ट्राई, थोड़ा सा मेहनत करो। लेकिन जो च्यवनप्राश है ना, हाँ, ये च्यवनप्राश 300 रुपए से किलो से लेके और 3000 रुपए तक किलो के बेचने वाले लोग मार्केट में हैं। तो जो च्यवनप्राश है, उसकी एक्चुअल में क्या उसके गुण है, वो हर आदमी को ही लेना चाहिए सर्दियों में, या कैसा च्यवनप्राश लेना चाहिए? देखो, च्यवनप्राश का मेरा जो अनुभव कहता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं ही सारा जानता हूं, पर मेरा जो अनुभव कहता है, वो कहता है कि च्यवनप्राश मार्केट में जो बन रहा है ना इस टाइम, आउट ऑफ 90% लोग सिर्फ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। कोई शकरकंदी उबाल के और कोई आंवला भून के, बेर भी लोग डाल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ चल रहा है।
रियल मायने में अगर च्यवनप्राश है तो खाने में बुराई नहीं, परंतु जिन लोगों की शरीर एसिडिक ज्यादा है, गर्म होते हैं, इसमें काफी सारे कंटेंट जो एसिड बनाते हैं, मतलब गर्मी का मतलब एसिड, सीधी सीधी बात है। ठीक बात है। जिसको हम ये कहें ना भाई इसकी तासीर गर्म है, तो ये मान लो वो एसिडिक है, एसिड बढ़ा रहा है बॉडी में, तो उन लोगों को मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पाइल्स का पेशेंट है तो उसको बढ़ जाती है दिक्कत कई बार, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो गर्म होती हैं, तो या तो उसको साथ में कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो उसकी ठीक करे, एसिडिक वृत्ति को शांत करे, और नहीं तो उसको बचना चाहिए। तो हर एक को नहीं खिला सकते, पर हाँ सर्दियों के लिए ये अगर अच्छा कोई बनाने वाला है तो ये एक औषधि तो है। लेकिन च्यवनप्राश जहाँ से भी ले तसल्ली वाला लेनी चाहिए ना। हाँ, कम से कम जो ये 200-300 रुपए किलो बेच रहे हैं ना, ये सारा कबाड़ा बेच रहे हैं भैया, उसमें इतनी सारी चीजें पड़ती हैं। देखो आयुर्वेद में सस्ती से सस्ती दवाइयां भी हैं और आयुर्वेद में महंगी से महंगी दवाइयां भी हैं। बिल्कुल। पर आयुर्वेद के नाम पे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर जींद में ही एक चैनल वालों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को उठाया, दो इशारे दूंगा मैं, समझ मैंने भी जाना। देखा है वो। एक उसने कहा कि नारियल पानी में 2000 कैलोरी है और मैं कैंसर का इलाज नारियल पानी से कर देता हूँ। वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीज। 50 से ऊपर कैलोरी नहीं होती मेरे भाई। नारियल और अकेले नारियल पानी से कैंसर के इलाज हो भी नहीं सकता। कैंसर को समझो तो है क्या, उनको भी नहीं पता होगा नहीं टर्मिनोलॉजी। दूसरी बात, उसी व्यक्ति ने, किसी ने मुझे बताया कि शुगर का इलाज का भी दावा करते हैं। अरे भाई साहब सुनो, मजेदार बात बता रहा हूँ, 33,000 रुपए की एक टेबलेट बेची एक पेशेंट को, ले गया होगा। ले गया बेचारा, क्योंकि वो HIV का पेशेंट था। तो ये लूट के धंधे बहुत बना रखे हैं भैया। 33,000 में मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था अपने उस MR था वो लड़का जो मेरे पास भी आता है, उससे यार क्या दिया होगा उसने 33,000 का। अगर कुछ भी नहीं है। मैं बात करूं स्वर्ण बसम की, तो एक टेबलेट 1 ग्राम की होगी 1000 mg। अगर उसने शुद्ध सोना भी खिलाया उसको तो भी 5-6 हजार से ऊपर नहीं होता, लूट है वो। अगर मैं करूं हीरक बसम की बात तो भी 1 ग्राम वो 2-3 हजार रुपए में आ जाती है। सोना हीरा मिला दिया होगा पूरा तो भी नहीं आता। 33,000 का दिया क्या। ये तो बताओ भी बता सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें भी बहुत है कि च्यवनप्राश के नाम पे मैंने इसमें सोना मिला रखा है, तांबा मिला मान लो रखा है। च्यवनप्राश में ले आया, हाँ। मैंने कहा इसमें स्वर्ण बस। हाँ, तो आप क्या करो। कौन से और स्वर्ण बसम की भी एक मजेदार बात है, उसी से मिलती जुलती एक चीज आती है स्वर्ण वंग, चमकेगी वैसे ही, फील वही दे, वो डाल दो है। वो डाल दो चीज, सस्ती होती है। बहुत सस्ती, नजदीक भी नहीं कहीं, बेच दो आपको। लैब में कोई गया आज तक स्वर्ण बसम को लेके। अच्छा एक जयवीर भाई, मैं आपका नंबर दे दूंगा जी चैनल पे जी और मैं लिमिटेड से लोगों से बात करता जी हूँ। मैं जी रैंडमली ऐसे मतलब जी। किसी से भी बात नहीं करता, जी क्योंकि मेरा ये जो चैनल का मकसद है कि ये है कि आयुर्वेद के नाम पे लोग कम से कम उनके साथ चीट धोखा ना हो किसी भी प्रकार का। इस फील्ड मैं आपको जो नंबर दूंगा आपका, जी आपके पास जो भी मरीज आए जी आप उनको उनके स्वास्थ्य का लाभ देने की कोशिश करना और ये कोशिश करना कि वो बहुत सस्ते में घर पे। धर्मेंद्र भाई, मेरे बारे में कई बार मेरा स्टाफ मुझसे परेशान रहता है, खासकर जो मैनेजमेंट है। अब पेशेंट कई ऐसे आते हैं जिनको सच में दवाइयों की जरूरत ही नहीं, हाँ उसको नहीं देते होगे और मैं मना कर देता हूँ यार तू घर पे ही उबाल के पी ले, ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं भाई हम 12-15 आदमियों का स्टाफ भी है, ये खर्चे कैसे चलेंगे, आप ऐसा करते हो। मैं अपने पेज पे खूब डालता रहता हूँ होम रेमेडीज। देखो जिसको सच में ही दवाई की जरूरत है उसको दवाइयां नहीं मिलती, और जिसको जरूरत ही नहीं है उसको खिलाए जा रहे हैं। मैं सिस्टम के थोड़ा सा विपरीत हूँ। और पेशेंट को भी शांति नहीं मिलती है अगर वैद्य के पास ये। हाँ, ऐसे बहुत आते हैं मुझे, अगर आपने दवाई नहीं दी मुझे हर की साइड वैद्य बहुत होता है ना, पर मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता धर्मेंद्र भाई। एटलीस्ट मेरी आत्मा ये मानती है कि भाई मैंने गलत काम नहीं किया। आत्मसंतुष्टि भी तो कोई चीज है ना। सही, ये बढ़िया है। मैं जयवीर भाई का नंबर आपको दे दूंगा। ये जींद में रहते हैं, चौधरी रणवीर सिंह के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसके बिल्कुल बराबर में इनका मैसरी सुश्रुत नाम से उस दिन अवधूत भी बोल सकते हैं, शॉर्ट नेम दिख जाएगा आपको। मैं बिल्कुल इन्होंने कोई लोकेशन नहीं भेजी, मैं आराम से वहाँ पे पहुँच गया। नंबर मैं इनका दे दूंगा, उस पर आप इनको कॉल कर सकते हैं। और फिर भी मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि पूरी उतनी पड़ताल आप दवाई लेते हुए आदमी की करिए जितनी रिश्ता खोजते हुए करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने गलत आदमी चुन लिया दवाई के टाइम पे तो आपके पूरे शरीर का सत्यानाश कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बल्कि इसलिए मैं तो कहता हूँ उससे भी ज्यादा। हाँ, मैं जहीर भाई से भी आप पूरी तसल्ली करके ही दवाई आप आए, और आपने अच्छा टाइम दिया मेरे को, इतनी अच्छी बढ़िया बातें नहीं, बताई। सौभाग्य है धर्मवीर भाई मेरा भी आप आए, क्योंकि जो आपका नाम है वो बहुत अच्छे पत्रकारों में शामिल होता है, और जो आपकी रेपो है मुझे खुशी हुई। मैं भी कैमरा बहुत कम फेस करता हूँ, आपने शायद ही कभी मेरा कोई वीडियो देखा होगा, मैं नहीं फेस करता कैमरा, मैं इंटरव्यू बचता हूँ। में मेरे साथ इंटरव्यू जैसे कुछ होता है, हाँ, बातचीत होती है। ये बातचीत थी नॉर्मल, तो हमने बैठ के भाइयों की तरह बात कर ली। आप जरूर मिलिए, अगर आपके शरीर में कोई व्याधि है तो आप जरूर भाई से मिल सकते हैं, और मैं कामना करूंगा कि आप जल्दी स्वस्थ हों, खुश रहें, और घर की दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं। बहुत सारी 90% बीमारियां क्योर हो सकती हैं घर पे ही आपकी। शुक्रिया भाई साहब। एक लास्ट मैसेज ये दूंगा कि जैसे प्रकृति ने रोग आपके शरीर में दे रखा है ना, उपचार भी आपके दाएं बाएं ही दे रखा है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। नमस्कार।